Goal, nation's leading institute. Hello students, today I am with the solution of inorganic chemistry of AITS exam flashback 02 which was held on 17th September 2023. We discuss only inorganic questions of chemistry, inorganic chemistry questions. Question number 53. The question is the element fluorine, chlorine, oxygen, nitrogen. The correct order of their chemical reactivity in terms of oxidizing property. हमारे पास एलिमेंट है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन. FO, FCl, O और N है. इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का ऑर्डर पूछ रहा है. ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का ऑर्डर पूछ रहा है. इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और सिंपली वी कैन से दैट ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. थोड़ा सा इसमें हम लोग समय देंगे एक चीज समझने के लिए. जैसे बाय द वे फ्लोरीन से F- बन रहे हैं, क्लोरीन से Cl- बना रहे हैं, ब्रोमीन से Br- बना रहे हैं और आयोडीन से I- बना रहे हैं. अगर स्टेबिलिटी का बात करें जो कि बाकी सब कॉन्सेप्ट में हम लोग लगाते हैं तो I- का साइज बड़ा होने की वजह से स्टेबल ज्यादा है. और एक चीज और पढ़ाया जाता है कि प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल होता है रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होता है. प्रोडक्ट जितना स्टेबल बन रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन उतना ही अच्छा होता है. तो ये सबसे अच्छा होना चाहिए था. लेकिन यहां पे हम लोग अगर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का बात करें तो F से F- बनने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए सिर्फ क्या देखा जाता है कि किसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और किसका कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. इसको फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लेना है तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर होगी, जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना कम पावर होगी. तो हम लोग यहां से डाउन टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? फ्लोरीन होगा. फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आयोडीन इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसी रिएक्शन को उल्टा कर दो आप, I- से I2 बनाना शुरू कर दो और 2F- से F2 बनाना शुरू कर दो. अब I- और F- रिडक्शन हो रहा है, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है. I- से I2 जाना है. इसका मतलब कि आयोडीन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन को हटाना है. अब इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए F- की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसको इलेक्ट्रॉन रखने की पावर ज्यादा है, देने की पावर कम है. इसलिए यहां से यहां इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो जाएगा. यहां भी साइज का फैक्टर नहीं देखना है, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर देखना है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस चलता है और कुछ भी नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ. और यही बात नहीं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.1 भी होगा ना, फिर भी उसको कंसीडर करना है, उसको हमको हटाना नहीं है. जैसे में CH4 मॉलिक्यूल, CH4 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात किया जाएगा तो -4 निकालेंगे सर. क्यों? क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पॉलिंग स्केल पे 2.5 है और हाइड्रोजन का पॉलिंग स्केल पे 2.1 है. तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को खींचते हैं. ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है. तो यहां से यहां अगर जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फिर से डिक्रीज करेगा. रेट ऑफ रिएक्शन फिर से क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. क्यों? क्योंकि F- से F बनने की टेंडेंसी कम होगी. क्यों कम होगी सर? क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रखेगा, देगा नहीं. आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन देगा वो, रखेगा नहीं वो. इसलिए जब यहां से यहां जाएंगे तो I- रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट है और F- रिड्यूसिंग एजेंट पूरेस्ट है. इसका मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी अगर चेक करना है तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी चेक करने के लिए सिर्फ एक चीज देखा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑन पॉलिंग स्केल. दैट्स इट.
जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना जल्दी रिडक्शन करेगा, जितना जल्दी रिडक्शन करेगा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा। इसका मतलब कि F को F माइनस बनने की टेंडेंसी, क्लोरीन को क्लोरीन माइनस बनने की टेंडेंसी, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन माइनस बनने की टेंडेंसी और नाइट्रोजन को नाइट्रोजन माइनस बनने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। उसके बाद कौन है? ऑक्सीजन है। उसके बाद कौन है? पॉलिंग स्केल पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्लोरीन की ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की कम होगी। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का अगर हम लोग ऑर्डर लिखना चाहें तो सबसे अच्छा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो सही ऑर्डर देखिए इसका FOCl और N। इसलिए क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। मिला लीजिएगा, FOCl N सही है सर। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 एक एमओटी का सवाल है, एमओटी का क्वेश्चन है। वो बॉन्ड पैरामीटर का क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बोल रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन में दिया है NOC2 O2 माइनस He2 प्लस। अगर इसको ट्रिक से चलेंगे, नहीं तो इसके लिए पूरा एमओटी पढ़ लीजिए। ट्रिक क्या बोलता है बाबू? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम कितना? 3। बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम 3। और 14 से इलेक्ट्रॉन घटाओ, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 पे चले जाओ। बॉन्ड ऑर्डर 0.5 घटते चला जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर 0.5 घटते चला जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना चला जाएगा? 2.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना? 1.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना? 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना? 0.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना? 0। यहां से ऊपर जाओ, 13, 12, 11, 10, इस तरह से मूव करते चले जाओ 9 तक, 9 तक, सिर्फ 9 तक, सिर्फ 9 तक, सिर्फ 9 तक सर, सिर्फ 9 तक, 10, 9। इसका भी 0.5 घटेगा, 0.5 घटेगा, 0.5 घटेगा, 0.5 घटेगा, 0.5 घटेगा। 14 का मैक्सिमम, 14 से नीचे चले जाओ 20 तक, 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर। इसका रीजन सेम है। अगर रीजन थोड़ा सा अगर पढ़ना चाहें आप लोग, अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसको भी मैं दिखा देता हूं आप लोग को। रीजन बहुत सिंपल है, बहुत आसान रीजन है। क्या रीजन है? अगर हम ऑर्डर बनाना चाहें तो सिग्मा 1s होता है सर, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और यहां पे 3 होते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं। एक होता है सिग्मा 2pz और पाई 2px और पाई 2py, ये दोनों आपस में ऊपर नीचे करते रहते हैं। उसी तरह से 3 ये दो फिक्स होते हैं बेचारे। इसमें कोई सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, ये 3 होते हैं इसके। अब सुनो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर एक बढ़ेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस बाय 0.5। अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस बाय 0.5। पहला इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? बॉन्डिंग में। दूसरा इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? बॉन्डिंग में। तीसरा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग। चौथा इलेक्ट्रॉन, पहला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, बॉन्ड ऑर्डर 0, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, बॉन्ड ऑर्डर 0.5। क्यों सर? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएगा, बॉन्डिंग में जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ा देगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 फिर से बढ़ा देगा, 1 आ जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 से घटा देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, 0.5। चौथा इलेक्ट्रॉन फिर से एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। पांचवा इलेक्ट्रॉन फिर से बॉन्डिंग में जाएगा, फिर से 0.5 आ जाएगा। छठा इलेक्ट्रॉन फिर से बॉन्डिंग में, सातवां इलेक्ट्रॉन फिर से एंटी बॉन्डिंग में, 0.5 आ जाएगा। आठवां इलेक्ट्रॉन फिर से एंटी बॉन्डिंग में, 0.0 आ जाएगा। अब सुनो, 9, 10 ये आगे पीछे होंगे, ऊपर नीचे होंगे। नाइट्रोजन तक के लिए अलग, नाइट्रोजन के बाद अलग, ये दोनों ऊपर नीचे हो जाते हैं। उससे हमको मतलब नहीं है, हमको बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में भेजना है। 8 तक तो देख लिए यहां तक, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये 9 से लेकर 14 तक कहां जाने वाले हैं? सारे के सारे बॉन्डिंग में जाने वाले हैं। 8 का 0,
9 का 0.5 एक बढ़ेगा, 10 का फिर बढ़ेगा 1 हो जाएगा, 11 का फिर बढ़ेगा 1.5 हो जाएगा, 12 का फिर बढ़ेगा 2 हो जाएगा, 13 का फिर बढ़ेगा 2.5 हो जाएगा, 14 का मैक्सिमम 3 आ जाएगा सर। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 14 से लेकर 15 से लेकर 20 तक वो कहां जाने वाले हैं? एंटी बॉन्डिंग में जाने वाले हैं। तो एंटी बॉन्डिंग में 15 से लेकर 20 तक का बॉन्ड ऑर्डर घटते चला जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर घटते चला जाएगा। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20 का बॉन्ड ऑर्डर घटते चला जाएगा। फिर 13, 12, 11, 10, 9 इससे बॉन्ड ऑर्डर घटते चला जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेना है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है। इसको मैं मिटा रहा हूं, मैं क्वेश्चन पे आता हूं। अब ये इसका थ्योरी था, इसी के तहत एक क्वेश्चन बनेगा आपको। नहीं तो ये बात याद रखना है सर, ये वाला इसका कारण क्या था बता चुका हूं मैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 और 7 15, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, 8 2 जा 16, एक और ले लिया 17, 2 2 4, एक हटा दिया 3। 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर अभी बताए, 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 14 पे मैक्सिमम, 15 के लिए 2.5, 14 के लिए 15 के लिए 14 के लिए बाबू 3, 13 के लिए 2.5, 12 के लिए 2 हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2, 14, 15, 16, 17 इसका 2.5, इसका 2, 17 का 1.5 हो जाएगा। और 3 के लिए देखो 1 के लिए 0.5, 2 के लिए 1 और 3 के लिए 0.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है, ऑर्डर होगा सबसे कम हीलियम 2+ का होगा, उसके बाद O2- का होगा, उसके बाद C2 का होगा और सबसे ज्यादा होगा NO का, सबसे ज्यादा होगा NO का बॉन्ड ऑर्डर यही होगा। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछता उल्टा हो जाता, He2+ का सबसे कम, O2- का, C2 का, उसके बाद NO का। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सर सेकेंड, करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड, यही ऑर्डर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे मूव करते हैं। विच वन ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर शेप ऑफ गिवन मॉलिक्यूल? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 फिर से बहुत आसान है, वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन है यह। क्वेश्चन नंबर 55 शेप का बात कर रहा है, ClF3 का लिखा है टी शेप, क्या सही है या गलत है देख लेते हैं। सेंट्रल एटम क्लोरीन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 बॉन्ड बना चुका है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। sp3d का ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में बेंट रूल्स पढ़ाया जाता है। बेंट रूल क्या बोलता है कि इन ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री लोन पेयर बल्की ग्रुप और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम wants to occupy equatorial position। इक्वेटोरियल पोजीशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। लोन पेयर को तो हम लोग पढ़ लेते हैं, बल्कि ग्रुप और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये लोग भूल जाते हैं। हम लोग बल्कि ग्रुप और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में भूल जाते हैं। लोन पेयर को तो याद रहता है कि लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे भेजना है, लेकिन अगर बल्कि ग्रुप हो, कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसको कहां भेजना है? तो उसको भी कहां भेजना होता है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि शेप बनाते समय आपको ध्यान देना हो। जैसे भाई मेरे पास अगर एग्जांपल दे दिया जाए XeO2F2, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो Xe डबल बॉन्ड O, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक लोन पेयर है। अगर पूरा देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा 1 2 3 4 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा सर। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री निकलेगा। इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर भेज दिए, इक्वेटोरियल पे लोन पेयर कोई दिक्कत नहीं है, भेज दिए। अब इसमें फ्लोरीन और ऑक्सीजन को कहां पे भेजे, कहां फ्लोरीन कहां ऑक्सीजन, तो इसके लिए बहुत मदद करेगा आपको। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी कहां जाना चाहता है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। फ्लोरीन और ऑक्सीजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कहां जाएगा? इक्वेटोरियल पे जाएगा। ऑक्सीजन कहां जाएगा? इक्वेटोरियल पे। फ्लोरीन कहां जाएगा?
एक्सियल पे जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ XeO2F2। अगर इसको आप यहां भेज दिए, इसको यहां भेज दिए, सब तहस नहस हो जाएगा, गलत। वो लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है, तहस मतलब लेस स्टेबल स्ट्रक्चर होगा वो। ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वांट्स टू ऑक्युपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन इन TBP, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में कहा जाना चाहता है, कहा जाना चाहता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं क्या। तो ClF3 है सर, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ये हो गई। इसके पास दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर को दे दिए हम लोग। फ्लोरीन बची जगह पे चली जाएगी, यहां पे क्लोरीन है। शेप को पता लगाने के लिए, जब शेप पता लगाना चाहते हैं तो इसके लोन पेयर को ढक लीजिएगा। अब देखिए तो कैसा मॉलिक्यूल दिख रहा है, टी शेप दिखेगा। देखिए आपको टी शेप दिख रहा है, ये टी शेप दिख रहा है, टी शेप दिख रहा है, इसलिए इसका टी शेप सर सही मैचिंग है, ये सही है, ये गलत नहीं है, सही है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग, दूसरा ऑप्शन देखते हैं इसका। SF4 है, SF4 है, तो सल्फर के पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 बना ली, 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल, 1 2 3 4 5। फिर से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d सर। इसका ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है। लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाना चाहता है, बाकी सब जगह फ्लोरीन चला जाएगा। शेप को डिटरमिन करने के लिए लोन पेयर को ढक लेते हैं, लोन पेयर को हमने ढक लिया, बाकी जो मॉलिक्यूल दिखेगा वो झूला टाइप दिखेगा, सीसो, झूला उसको बोलते हैं, सीसो, झूला है यह। तो इसका सीसो देखते हैं क्या दिया है, सीसो ही दिया है, भी सही है सर। Br2 लीनियर होता है, Br2 ये भी लीनियर होता है, ये भी सही दिया है सर। Br2 माइनस लीनियर होता है सर, सही है। डायमंड का प्लेनर दिया है, डायमंड का प्लेनर दिया है, जो कि गलत है सर। डायमंड प्लेनर नहीं होता है, डायमंड में हर कार्बन टेट्राहेड्रली जुड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन गलत है सर। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 जो कि इनकरेक्ट है, उस करेक्ट मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 56 ओवरलैपिंग थ्योरी पे बेस्ड है। अगर फेज में ओवरलैपिंग करता है तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है, और अगर एंटी फेज में, अपोजिट फेज में ओवरलैपिंग करता है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। और अगर कोई इंटरेक्शन नहीं होता है उसको बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग, नॉन बॉन्डिंग का भी फॉर्मेशन कर सकता है वो। तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन दिया है, आसान सा क्वेश्चन है यह। ये प्लस है, माइनस है और एस है, प्लस है यहाँ पे, ये पीजेड है और ये एस है, और ये यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सेस बाबू जेड है। इंटरन्यूक्लियर एक्सेस क्या है, ये जेड है। तो जेड एक्सेस के थ्रू दोनों, ये जेड एक्सेस के थ्रू आ रहे हैं, एस और पीजेड, तो पीजेड के ओरिएंटेड है, तो ये दोनों मिलकर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। इट विल फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। क्या बोला जाता है इसको, पॉजिटिव ओवरलैपिंग इसको बोला जाता है सर। दूसरा कौन सा है, प्लस माइनस और एस, ये जेड एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है, ये पीएक्स है। ओवरलैपिंग होने के लिए ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो ओवरलैपिंग कभी नहीं होगा। एक ऑर्बिटल मेरा एक्स एक्सेस के थ्रू है और एक मेरा जेड एक्सेस के थ्रू आ रहा है। मेरा एक इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सेस के थ्रू है, एक्स एक्सेस के थ्रू, और एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है जेड एक्सेस के थ्रू। एक कभी ओवरलैपिंग कर ही नहीं सकता है। एक इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सेस में अपना इलेक्ट्रॉन लेके पड़ा रहेगा और एक जेड एक्सेस के थ्रू इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, ओवरलैपिंग कभी संभव नहीं है। इसको बोलते हैं हम लोग जीरो ओवरलैपिंग। क्या बोला जाता है इसको, ये जेड एक्सेस है, इसको बोला जाता है जीरो ओवरलैपिंग, इसको बोला जाता है जीरो ओवरलैपिंग। और तीसरा ऑप्शन आपको दे रहा है कुछ इस तरह से, इसका माइनस इसका प्लस है, दूसरे का ओवरलैपिंग करवा रहे, इसका माइनस इसका प्लस। ये मेरा जेड एक्सेस है, दिस इज द जेड एक्सेस। ये प्लस है, माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है,
प्लस माइनस मतलब प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छा हो, माइनस मतलब थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ए अच्छा इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला लोब है, एक खराब इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला लोब है। इसका मतलब दोनों का जो इंटरेक्शन हो रहा है ऑपोजिट फेज में इंटरेक्शन हो रहा है, सेम फेज में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। ऑपोजिट फेज में जब इंटरेक्शन होता है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है, और इसको बोलते हैं हम लोग ऑपोजिट फेज ओवरलैपिंग। ऑपोजिट फेज ओवरलैपिंग इसको बोला जाता है ऑपोजिट फेज ओवरलैपिंग इसको बोला जाता है। इसी का नाम दिया जाता है आउट ऑफ फेज, अपोजिट फेज बोले या आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग बोला जाता है, आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग। तो देखिए जरा सा कौन सा सही है। ए है, ए बी है और ए सी है। ए का कौन सा सही है? पॉजिटिव ओवरलैपिंग मतलब सेकंड सही है सर। बी का कौन सही है? बी का जीरो ओवरलैपिंग फर्स्ट सही है, और सी का थर्ड सही है। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट और सी का थर्ड, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, ऑप्शन नंबर थर्ड में ये आंसर दे रहा है, आंसर इसका थर्ड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। द गिवन ऑप्शन विच इज नॉट पार्टिसिपेट इन गैसियस एयर पॉल्यूटेंट। गैसियस एयर पॉल्यूटेंट में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता? दैट इज स्मोक। स्मोक इज पार्टिकुलेट है, स्मोक एक पार्टिकुलेट है एंड नॉट पार्टिसिपेट इन गैसियस एयर पॉल्यूटेंट। ये गैसियस एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, गैसियस एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, तो इसलिए यही ऑप्शन 57 का आंसर फर्स्ट सही है। ये लाइन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का रीडिंग पार्ट है। स्मोक पढ़िए, स्मोक एक पार्टिकुलेट की तरह बिहेव करता है, स्मोक एक गैसियस एयर पॉल्यूटेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 ये बोरन फैमिली का क्वेश्चन है। बोरन फॉर्म्स ओनली कोवलेंट कंपाउंड्स, बिल्कुल सही है। बोरन फॉर्म्स ओनली कोवलेंट कंपाउंड। बोरन का प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है। बोरन एक नेटवर्क सॉलिड है, बोरन एक नेटवर्क सॉलिड है, और इसीलिए इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। ये रिएक्शन नहीं करता है जनरली, जनरली डज नॉट रिएक्ट, रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं लोग। बोरन का आप रिएक्शन करवा दो ऑक्सीजन के साथ, नो रिएक्शन। एल्युमिनियम का भी यही हाल है, एल्युमिनियम भी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। आप लोग पढ़े होंगे, एल्युमिनियम भी रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि यह प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है यह, और प्रोटेक्टिव लेयर के फॉर्म ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, इसलिए भी रिएक्शन नहीं करता है। बोरन भी रिएक्शन नहीं करता, ऑल्दो बोरन का क्रिस्टलाइन फॉर्म रिएक्शन नहीं करता है। एमॉर्फस फॉर्म थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके B2O3 बना लेता है। इसका एमॉर्फस फॉर्म रिएक्शन करता है, क्रिस्टलाइन नहीं रिएक्शन करता है। एमॉर्फस एक लेस स्टेबल सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन मेरा स्टेबिलिटी थोड़ा ज्यादा होती है। लेकिन अगर बोरन का कोई कंपाउंड बनता है, जैसे बोरन का अगर रिएक्शन करवाओ डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है सर। लेकिन अगर यही बोरन का आप रिएक्शन करवा दो कॉन्क H2SO4 के साथ, कॉन्क H2SO4 के साथ, तो एक कंपाउंड बनाता है, ऑक्सीडाइज करता है, बना देता है H3BO3 या फिर B2O3 भी दे देता है, और साथ में SO2 गैस को इवॉल्व कर देता है। कॉन्क H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसका है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। और कॉन्क H2SO4 का एक और नेचर है कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, पानी भी निकालता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, दोनों है। तो इसीलिए अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर की तरह बिहेव करेंगे तो बोरन को 0 से +3 में भेज देगा, या अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करना शुरू कर दे, ऑक्सीडाइजिंग प्लस डिहाइड्रेटिंग दोनों बिहेव करना शुरू कर दे, तो H3BO3 से पानी निकाल के B2O3 बना देगा। तो इसमें दोनों कंपाउंड बनते हैं। दोनों कंपाउंड का नेचर कैसा होगा? कोवलेंट होगा, दोनों कोवलेंट कंपाउंड है। अगर बोरन मेरा डाइल्यूट कॉन्क HNO3 से रिएक्शन करता है, तो कॉन्क HNO3 सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसका है। इसमें डिहाइड्रेटिंग नेचर इसका नहीं है, नॉट डिहाइड्रेटिंग इन नेचर, ये डिहाइड्रेटिंग नहीं है।
इसलिए जब इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा, सिर्फ H3BO3 बनाएगा और साथ में NO2 गैस को इवॉल्व कर देगा। तो जो भी कंपाउंड अगर बोरन बनाता है तो बोरन के सारे कंपाउंड कोवलेंट नेचर के होते हैं, ये बिल्कुल सही है। अगर रिएक्शन करेगा तो कोवलेंट बनाएगा, आयोनिक नहीं बना सकता है वो। बोरन फॉर्म्स ओनली कोवलेंट कंपाउंड, बिल्कुल सही है। ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ बोरन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई, बिल्कुल सही है। बोरन का साइज बहुत छोटा है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, साइज छोटा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो 68 का कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, जो कि दोनों सही ऑप्शन दे रहा है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, इसलिए फर्स्ट करेक्ट है। C60 फुलरिन हैज शेप ऑफ सॉकर बॉल, बिल्कुल सही है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको चूज करना है, इसको मैं मिटा रहा हूं अब। C60 इसको बोलते हैं बकमिनिस्टर फुलरिन, बकमिनिस्टर फुलरिन। सॉकर बॉल का स्ट्रक्चर होता है इसमें। ऐसे पूरा फुलरिन एक पूरा कंपाउंड है, इसको CN से डोनेट करते हैं पूरा, उसमें अलग अलग C70 भी बनाता है, C80 भी बनाता है। इसमें कुछ इसके स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट को हम लोग चेक करते हैं। इट इज ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन विदाउट हैविंग डैंगलिंग बॉन्ड्स, बिल्कुल सही है। ये प्योर फॉर्म है, कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म है C60। फुलरिन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, और इसमें विदाउट हैविंग, इसमें नो डैंगलिंग बॉन्ड, नो डैंगलिंग बॉन्ड, नो डैंगलिंग बॉन्ड इसमें होता है। डैंगलिंग बॉन्ड क्या है, डैंगलिंग बॉन्ड क्या है, डैंगलिंग बॉन्ड उस बॉन्ड को बोलते हैं द स्पीसीज विच हैव अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन फॉर्म डैंगलिंग बॉन्ड्स। जैसे कार्बीन का एग्जांपल ले लीजिए, CH2 कार्बीन है, इसके पास ए अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ए अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कार्बीन कैन फॉर्म डैंगलिंग बॉन्ड, कैन फॉर्म डैंगलिंग बॉन्ड। तो डैंगलिंग बॉन्ड का मतलब होता है एक वैसा बॉन्ड जिसके पास कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैंगलिंग बॉन्ड। फुलरिन के पास, C60 के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जैसे ग्रेफाइट के पास एक इलेक्ट्रॉन है फ्री, इट कैन फॉर्म द डैंगलिंग बॉन्ड, लेकिन इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये डैंगलिंग बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही है सर। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ग्रेफाइट इन इलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस, बिल्कुल सही है। आर्गन इज इनर्ट गैस, ये भी स्टेटमेंट सही, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, वो सही है। ऑल CC बॉन्ड लेंथ आर 143 पिकोमीटर, 143.5 पिकोमीटर, ना ये गलत है, ये गलत स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी का बाबू ये लाइन दिया हुआ है, ये डाटा है एनसीईआरटी का, और डाटा याद रखिएगा। इनऑर्गेनिक में अगर डाटा आपको याद नहीं है, आप अच्छा क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। इनऑर्गेनिक में डाटा याद रखना बहुत जरूरी है। फ्लोरीन के जितने भी कार्बन होते हैं सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। C60 के बाबू, C60 के जितने भी कार्बन होते हैं वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। C60 में दो तरह का रिंग होता है, एक रिंग 5 मेंबर का होता है और एक रिंग 6 मेंबर का होता है। 5 मेंबर के रिंग 6-5 से सराउंडिंग होते हैं। 5 मेंबर का रिंग 6 मेंबर से सराउंडेड होते हैं, और 6 मेंबर का रिंग 5 और 6 दोनों से सराउंडिंग करते हैं लोग। तो इनका सराउंडिंग होता है, इनका सराउंडिंग होता है, ये दोनों आपस में घिरे रहते हैं 5 और 6 मेंबर के रिंग से। C60 के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, लेकिन सारे बॉन्ड इसका 143.5 पिकोमीटर है, ये गलत इसका स्टेटमेंट है, ये इसका डाटा गलत है एनसीईआरटी के बेसिस पे। तो ऑल CC बॉन्ड लेंथ आर 143.5 पिकोमीटर, ये गलत स्टेटमेंट है। ऑल कार्बन इन फ्लोरीन इज sp2, बिल्कुल सही है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं फ्लोरीन का, ये सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि C60 हैज अ शेप ऑफ सॉकर बॉल, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। कार्बन बॉन्ड लेंथ 143.5 है, यही गलत है इसका, इसलिए आंसर कौन इसका होगा, थर्ड होगा। ये डाटा है, एनसीईआरटी का डाटा है, इसलिए उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। ये भी एक डाइबोरेन का रिएक्शन है, सिंपल सा रिएक्शन है। YNH3 प्लस X B2S6
BH2 NH3 का होल ट्वाइस प्लस BH4 के ऊपर माइनस चार्ज। ये बहुत बहुत आसान सा रिएक्शन है। B2H6 अमोनिया के प्रेजेंस में ये टूटता है BH4 माइनस एंड BH2 प्लस के फॉर्म में, और BH2 फॉर्म एक जबरदस्त लुईस एसिड की तरह काम करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड की तरह काम करना शुरू करता है। ये क्या करता है, BH2 जब प्लस होगा इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल दो आ जाएंगे, एक अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा एडक्ट, और एक और अमोनिया लेगा और ये भी एडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, ये भी एडक्ट बनाएगा, ये भी एडक्ट बनाएगा। इसका मतलब कि BH2 प्लस दो अमोनिया को बियर करेगा, और यही आपको दिया हुआ है BH2 NH3 का होल ट्वाइस। BH2 विल अटैच विथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। BH4 माइनस कुछ नहीं काम करेगा, बोरन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया और अब कुछ रिएक्शन नहीं करना चाहता है। बोरन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बोरन का एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, बोरन जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो इलेक्ट्रॉन रख नहीं पाता है, इलेक्ट्रॉन पचा नहीं पाता है, वो तुरंत चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन दूं। बी के ऊपर बोरन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, जितना वो इलेक्ट्रॉन भूखा है उतना ही जल्दी वो चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो BH4 माइनस अब इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। एक कुछ नहीं कर सकता है अमोनिया के साथ, अमोनिया बेस है, वो न इलेक्ट्रॉन लेगा न देगा, कुछ नहीं करेगा इसके साथ, ये अपना BH4 माइनस पड़ा रहेगा यहां पे। तो BH2 दो मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया से रिएक्शन करेगा। इसका मतलब कि अगर आप B2H6 का रिएक्शन करवाते हैं, एक मॉलिक्यूल B2H6 से रिएक्शन करवाते हैं, तो अमोनिया कितना चाहिए आपको, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया चाहिए। एक मॉलिक्यूल B2H6 से रिएक्शन करने के लिए 2 मॉलिक्यूल अमोनिया चाहिए। आपने कितना मॉलिक्यूल का, तब जाके आपको 1 मोल BH2 NH3 का होल ट्वाइस और BH4 माइनस का फॉर्मेशन होगा। एक मॉलिक्यूल B2H6 के लिए 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का रिएक्शन करवाएंगे, तब जाके आपको 1 मोल फॉर्मेशन होगा। आपने कितना फॉर्म किया है, 3, तो 3 के लिए B2H6 कितना चाहिए, 3 चाहिए, और NH3 कितना चाहिए, इससे दुगना 6। X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, X की वैल्यू 3 हो जाएगी, Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। X की वैल्यू 3 हो जाएगी, Y की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर होगा X इज इक्वल टू 3, Y इज इक्वल टू 6। कौन सा ऑप्शन है देखें जरा, आंसर 2 इसका सही है, सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। 72 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड, इसको मैं रब कर रहा हूं। ऑर्थोबोरिक एसिड, क्वेश्चन नंबर 72 है यह। ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड कुछ नहीं है, ये बोरिक एसिड का ही उपाधि नाम है। बोरिक एसिड को उपाधि दिया जाता है ऑर्थो। बेसिकली आप ऑक्सी एसिड जब पढ़ेंगे तो जितने भी पेरेंटिक एसिड है, 7 हमारे पेरेंटिक एसिड होते हैं, जितने भी पेरेंटिक एसिड है उसमें से अगर एक H2O निकालने के बाद मेटाइक एसिड बना लेता है तो उसको बोला जाता है ऑर्थो। ऑर्थो जैसे में H3BO3 है, इसमें से एक H2O निकाल लीजिए, ये बन जाएगा HBO2 बनेगा, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। और एक किसी भी पेरेंटिक एसिड में से एक H2O निकालने के बाद अगर ऑक्सी एसिड बनता है तो उसका नाम दिया जाता है मेटाबोरिक एसिड, इसको नाम बोला जाता है मेटाबोरिक एसिड। ये ऑक्सी एसिड में सारा पढ़ेंगे आप लोग, बोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड, किसी भी पेरेंटिक एसिड को अगर मेटाइक बनाना है तो इसके लिए 2 कंडीशन रिक्वायर्ड है। इसके लिए कंडीशन रिक्वायर्ड है, क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है कि हाइड्रोजन मुझे 2 तो निकालने के लिए चाहिए और एक हाइड्रोजन इसके फॉर्मूला में चाहिए, क्योंकि मेटाइक एक ऑक्सी एसिड है, और ऑक्सी एसिड के कंडीशन होता है कि उसके फॉर्मूला में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होना चाहिए, तभी जाके ऑक्सी एसिड की तरह काम करेगा। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है तो फिर ऑक्सी एसिड की तरह काम नहीं कर सकता है। तो एक हाइड्रोजन तो कम से कम फॉर्मूला में चाहिए और 2 हाइड्रोजन निकालने के लिए चाहिए। तो मिनिमम हाइड्रोजन कितना चाहिए, 3, तब जाके वो मेटा बना सकता है। अगर हाइड्रोजन की संख्या 3 से कम है तो फिर मेटा नहीं बना सकता है। तो मेटा बनाने के लिए कितना चाहिए, हाइड्रोजन की संख्या, मेटा बनाने के लिए हाइड्रोजन की संख्या 3 या 3 से ज्यादा होगा तभी मेटा बना सकता है। अगर हाइड्रोजन की संख्या 2 हो, जैसे H2SO4 क्या मेटा बना सकता है, H2SO4 मेटाइक एसिड बना सकता है, बिल्कुल नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है, क्योंकि H2SO4 के पास हाइड्रोजन की संख्या 2 है,
3 या 3 से ज्यादा होगा तभी मेटा बना सकता है, क्योंकि वाटर जब निकालने जाएंगे इसके साथ तो दोनों हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, फिर ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन जाएगा ही नहीं, इसलिए मेटा नहीं बना सकता है। और जो पेरेंटिक एसिड मेटा बना सकते हैं उनके नाम में एक उपाधि दिया जाता है कि तुमने अच्छा काम किया है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम हाँ मेटा बनाए हो, तुम्हारे लिए एक उपाधि है, तुम्हारा एक प्रीफिक्स है, नाम के पहले एक प्रीफिक्स लगेगा और वो प्रीफिक्स क्या बनाता है? ऑर्थो। तो जो पेरेंटिक एसिड मेटा बना सकते हैं उसको ऑर्थो बोलेंगे, और जो पेरेंटिक एसिड मेटा नहीं बना सकते उसको ऑर्थो नहीं बोलेंगे। इसीलिए बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड दोनों सेम है, दोनों अलग नहीं है, दोनों का फॉर्मूला होता है H3BO3। ऑर्थोबोरिक एसिड एंड बोरिक एसिड इज द सेम। इट इज ए व्हाइट एमोर्फस सॉलिड, ना एमोर्फस नहीं है ना, क्रिस्टलाइन है। इट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड विद सोपी टच। सोपी टच बिल्कुल होता है, सोपी टच स्लिपरी होता है। एक पूरा H3BO3 हाइड्रोजन बॉन्ड से लेयर स्ट्रक्चर बनते हैं, पूरा का पूरा H3BO3 एक लेयर स्ट्रक्चर होता है, और 2 लेयर के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए स्लिपरी होते हैं वो लोग, सोपी टच होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन ये एमोर्फस सॉलिड नहीं है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको याद रखना, इसलिए स्टेटमेंट गलत है बाबू। इट इज इनसोलबल इन हॉट वाटर, ना ये भी गलत है। इट इज इनसोलबल इन कोल्ड वाटर, सोलबल इन हॉट वाटर। ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड इज सोलबल इन हॉट वाटर, इनसोलबल इन कोल्ड वाटर, ये भी गलत है सर। इट इज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर इन विच टेट्राहेड्रल B2O3 नहीं ना, प्लेनर B2O3, प्लेनर मॉलिक्यूल, BOO का प्लेनर, एकदम प्लेनर, OOOOOB, इस तरह से इसका H होगा, इसका H होगा, इसका H होगा, इस तरह से सब जुड़ते चले जाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। कैसा होता है सर? प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर होता है, टेट्राहेड्रल नहीं होता, ये भी गलत है। वीक मोनोबेसिक एसिड बिल्कुल सही है, H3BO3 एक वीक मोनोबेसिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक वीक मोनोबेसिक एसिड है, ये भी सही है, ये सही है। इसलिए 72 का क्वेश्चन नंबर आंसर कौन सा होगा? 4th सही है। H3BO3 इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड है। H3BO3 एक वीक मोनोबेसिक एसिड है, एक वीक मोनोबेसिक एसिड है। H3BO3 में जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे H3BO3 का, तो BOH OH OH H+ डोनेट नहीं करता है, यह नॉन प्रोटोनिक एसिड है, नॉन प्रोटोनिक है। कैसा है? नॉन प्रोटोनिक है, दैट इज H+ डोनेट नहीं करता है। ये क्या करता है? वाटर से OH- को एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है? OH वाटर ले लीजिए, H भी है इसके साथ प्लस के फॉर्म में, OH और एक OH, इसके पास माइनस आ गया। अब इसको वाटर वाला H+ को हटा देता है, ये जो H+ है H+ को हटा देता है वाटर वाला, और यही H+ इसको दिखता है, लगता है कि H+ दे रहा है, लेकिन H3BO3 में H+ अपना नहीं देता है, वो किसका H+ देता है? वाटर का H+ देता है। इसलिए H3BO3 नॉन प्रोटोनिक एसिड है। एक ऐसा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इट इज लुईस एसिड। एक ऐसा एसिड है, लुईस एसिड है। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, OH- को एक्सेप्ट करता है अपने वैकेंट ऑर्बिटल में, इसीलिए इसको बोलते हैं लुईस एसिड। ये प्रोटॉन नहीं देता है। प्रोटॉन क्यों नहीं देता है? प्रोटॉन ने वाटर का देता है। दिखता है ऐसा कि जब इसको पानी में डालेंगे ना तो H+ देगा, लेकिन H+ वो अपना नहीं दे रहा है, किसका दे रहा है? पानी का वो H+ दे रहा है। जो अपना H+ दे उसको ना बोलेंगे प्रोटोनिक, ये तो पानी वाला H+ दे रहा है, तो इसको इसलिए इसको हम लोग प्रोटोनिक नहीं बोलते हैं। ये नॉन प्रोटोनिक एसिड है, ये लुईस एसिड है। इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द वाटर। वीक मोनोबेसिक एसिड है, इसलिए 72 का ऑप्शन नंबर 4 सही है सर। ये कंप्लीट एक एनसीईआरटी का डाटा है। इट इज ए कंप्लीट, आप एनसीईआरटी पढ़े, ग्रेफाइट का जो ग्रेफाइट आपका टॉपिक है उसमें पढ़े, उसमें आपको दिया होगा। ग्रेफाइट इज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर इज, 2 लेयर, ग्रेफाइट के 2 लेयर के बीच में, ग्रेफाइट के 2 लेयर के बीच में, ग्रेफाइट के 2 लेयर के बीच में, ग्रेफाइट के 2 लेयर के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कितना होता है? 340 पिकोमीटर के आसपास, 340 पिकोमीटर के आसपास। एंड द ईच लेयर कंपोज्ड ऑफ हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन एटम, द कार्बन बॉन्ड लेंथ इसमें जो होता है दैट इज 141.5 पिकोमीटर होता है।
क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड थोड़ा कैरेक्टर आता है, एक इलेक्ट्रॉन से फ्री होता है जो डीलोकलाइज करता है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। अगर हम डायमंड का बात करेंगे ना, डायमंड का, तो डायमंड में हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, इसीलिए इसका बॉन्ड 154 पिकोमीटर आता है, जो कि कार्बन का सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ का बराबर आता है 154 पिकोमीटर। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होने से डिलोकलाइजेशन आ जाता है, थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, बॉन्ड लेंथ उसका घट जाता है, 141.5 पिकोमीटर के आसपास आता है। तो ऑप्शन कौन सा, 74 का आंसर कौन सा हो जाएगा? एक्स की वैल्यू आएगी 340 पिकोमीटर और वाई की वैल्यू आएगी 141.5 पिकोमीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड, इसका थर्ड आंसर सही है। Question number 75. Question number 75. For the given assertion A and assertion region B R, select the correct option given below for treatment of hardness of water. Hardness of water का remove करना है, hardness of water को remove करना है। Permanent hardness of water is removed by treatment with washing soda. पहले तो पता होना चाहिए सर कि दो तरह के हार्डनेस होती है, एक परमानेंट हार्डनेस, एक टेम्पोररी हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस का जो रीजन है, जो कारण है परमानेंट हार्डनेस का, वो क्या है? वो क्लोराइड या सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम या कैल्शियम सॉल्ट है। अब इसी को मुझे रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए पहला दे रहा है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव बाय ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। बिल्कुल सही है। जब इसका हम लोग मैग्नीशियम के क्लोराइड हो या मैग्नीशियम के सल्फेट हो या कैल्शियम के क्लोराइड हो या फिर कैल्शियम के सल्फेट हो, जब इसका रिएक्शन करवा देंगे हम लोग वॉशिंग सोडा के साथ, Na2CO3 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा MgCO3 और साथ में क्या दे देगा? NaCl। ये सोलबल है, ये सोलबल है, ये क्या है? इनसोलबल है। ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो मैग्नीशियम इसका बाहर निकल गया। उसी तरह से अगर इसका आप रिएक्शन करवा दें Na2CO3 के साथ, Na2CO3 के साथ, ये क्या बन जाएगा? Na2SO4 बन जाएगा और साथ में क्या दे देगा? MgCO3 दे देगा, MgCO3 दे देगा। फिर से इनसोलबल है, ये बाहर निकल जाएगा, इनसोलबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, बाहर निकल जाएगा और बाहर निकल के छन के बाहर निकल जाएगा हमारा जो, मतलब मैग्नीशियम यहां से बाहर निकल गया, मैग्नीशियम बाहर निकल गया, हमारे पास जो वाटर बचेगा वो प्योर बचेगा। तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा, ये सही है। वॉशिंग सोडा रिएक्ट विद सोलबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड्स, बिल्कुल सही है। सोलबल मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोराइड या सल्फेट, किसी से भी रिएक्शन करवा लीजिए आप। इन हार्ड वाटर टू फॉर्म द इनसोलबल कार्बोनेट्स, बिल्कुल सही, इनसोलबल कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं और इस वजह से छन के बाहर निकल जाते हैं। तो दोनों सही है, ये सर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, दोनों सही है। इसलिए both A and R are correct and R is the correct explanation of A। इसलिए क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा, ये फोर्थ ऑप्शन है। असर्शन रीजन दोनों सही है और असर्शन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, पहला है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिलेक्ट इन करेक्ट वन अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस फॉर देयर प्रॉपर्टीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू गिवन बिलो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बारे में पूछ रहा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस BeS2, CaS2 एंड TiS2, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। साइज ऑफ केटायन, इसको तोड़ना जितना आसान होगा कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगी। जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस देंगे इसकी कंडक्टिविटी उतना ही बढ़ती चली जाएगी। और आयंस तभी देंगे जब इसका डिसोसिएशन वीक हो। जो डिसोसिएशन वीक हो बहुत आसानी से टूटेंगे, उसका बहुत अच्छा हो जाएगा। BeS2 के पास डिसोसिएशन पुअर है, TiS2 के पास डिसोसिएशन अच्छा है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, इसकी कंडक्टिविटी कम है। ये सही ऑर्डर है सर। आयोनिक कैरेक्टर का बात करें, आयोनिक कैरेक्टर का बात करें तो आयोनिक कैरेक्टर क्या? LiH, NaH और CH, ये तो बिल्कुल सही है। आयोनिक कैरेक्टर के लिए हम लोग फेजांस रो पोलराइजिंग पावर देख लीजिए, सबके पास H- एनायन सेम है, Li+ है, Na+ है,
CS प्लस है, जब इधर से इधर जाएंगे तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा, घटेगा। जब पोलराइजिंग पावर घटेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर घटेगा। और कोवलेंट कैरेक्टर घटेगा तो आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर Li प्लस का होता है, तो कोवलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा, आयोनिक कैरेक्टर मिनिमम हो जाएगा इसमें। तो इसमें आयोनिक कैरेक्टर पूछा तो CSH में आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का बात करें, FF के बीच में, HH के बीच में और DD के बीच में। FF के बीच में 3-3 लोन पेयर है, 3-3 लोन पेयर होने की वजह से रिपल्सन ज्यादा होता है, रिपल्सन ज्यादा होने से इसमें रिपल्सन ज्यादा होने से इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाता है, तो इसका बॉन्ड सबसे कम होगा। इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने से इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। इसमें वाइब्रेशन कम होता है, वाइब्रेशन कम होता है तो डिसोसिएशन एनर्जी इसकी बढ़ जाती है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उसका वाइब्रेशन मॉलिक्यूल का, आइसोटोप्स में जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास बढ़ते चला जाएगा, अगर 2 आइसोटोप के बीच में बॉन्ड बना हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से उसका वाइब्रेशन कम होता है, वाइब्रेशन कम होने से उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ जाती है। तो D2 का ज्यादा होगा, H2 का कम हो जाएगा, ये भी सही है, ऑर्डर सही है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का बात करते हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का बात करते हैं। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी जो जितना आसानी से बॉन्ड टूटेगा, जो जितना आसानी से बॉन्ड टूट के अपने आयंस देंगे उसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। जैसे NaOH है तो आयोनिक, एक बात याद रखना है कि आयोनिक बॉन्ड हैज मोर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देन कोवलेंट बॉन्ड, मोर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देन कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड की टूटने की टेंडेंसी ज्यादा होती है कोवलेंट बॉन्ड। तो NaH है, NaH है, H2O है और MgH2 है, तो वो एक ऑर्डर ये दिया है तो गलत है ना। NaH एक आयनिक कंपाउंड है, NaH एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मैक्सिमम होती है, तो सबसे ज्यादा NaH की हो जाएगी, सबसे ज्यादा NaH की होगी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा NaH की हो जाएगी। उसके बाद किसकी होगी, अब MgH2 और H2O, MgH2 में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, MgH2 में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और H2O में कोवलेंट कैरेक्टर कम है, इसलिए इसमें MgH2 का ज्यादा होगा, H2O का कम हो जाएगा। तो NaH का सबसे ज्यादा इसमें आयनिक कैरेक्टर होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगा, आयनिक कैरेक्टर मैक्सिमम होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगा। जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है उसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा इसमें NaH का होगा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। इसमें सबसे कम दिया, आपका ऑर्डर ये दिया है जो कि गलत ऑर्डर है, सबसे ज्यादा किसका होगा, NaH का होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, 4th सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, ये मैच द फॉलोइंग है, सिंपली फॉर्मूला है, कैरनाइट है, केसिटेराइट है, क्रायोलाइट है और गलेना है। Na2B4O7.4H2 इसका फॉर्मूला होता है, टिन का ऑक्साइड है कैसिटेराइट SnO2 इसका फॉर्मूला होता है, क्रायोलाइट का Na3AlF6 होता है और गलेना का PbS होता है। देखिए मैच कौन कर रहा है, कैरनाइट A का थर्ड, A है, B है, C है और D है। A का कौन सा होगा, थर्ड, B का कौन सा, कैसिटेराइट में किसका आ रहा है, SnO2 फोर्थ हो जाएगा, C का कौन सा होगा, क्रायोलाइट फर्स्ट हो जाएगा और D का कौन सा होगा, गलेना सेकंड हो जाएगा। A का थर्ड, B का फोर्थ, C का फर्स्ट और D का सेकंड, कौन सा ऑप्शन है इसमें, सेकंड करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 96 पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, एक्स और वाई के बीच में बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है। ये रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस करके क्या बना लेगा,
CH3 CO माइनस और डबल बॉन्ड O। इसका मतलब कि जब इसका रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 COO, ये पाई बॉन्ड यहां से लेकर यहां तक मूव कर रहा है और -1/2 यहां भी जाएगा, -1/2 यहां भी जाएगा। इसका मतलब कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड ऑर्डर है 1.5 है। जब बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है तो बॉन्ड लेंथ दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। पूछ रहा है बॉन्ड लेंथ के बारे में, तो CO बॉन्ड लेंथ X और Y दोनों क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, दोनों C और O के बीच में बॉन्ड बने हुए हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, इसलिए बॉन्ड लेंथ दोनों का बराबर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97, ये भी इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन असर्शन इन रीजन फॉर बोरिक एसिड। फिर से बोरिक एसिड का क्वेश्चन है। बोरिक एसिड इज ए वीक एसिड, सही है। बोरिक एसिड अभी हम लोग बात किए थे, बोरिक एसिड कैसा है, H3BO3, ये बोरिक एसिड है, वीक एसिड है, ये सही है सर। बोरिक एसिड इज नॉट एबल टू रिलीज H+ आयन ऑन इट्स ओन, ये भी सही है। बोरिक एसिड अभी बात किए थे कि बोरिक एसिड अपना H+ नहीं देता है, किसका H+ देता है, जब इसको वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, क्योंकि कोई भी एसिड बिना पानी का वो एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो कर सकता है, कोई भी बेस बिना पानी का अपना बेसिक कैरेक्टर नहीं शो कर सकता है। तो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर शो करने के लिए उसके पास सॉल्वेंट का होना जरूरी है। वाटर मतलब सॉल्वेंट, आप यहां वाटर की जगह पे दूसरा ले सकते हैं, अमोनिया ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए। बिना सॉल्वेंट का कोई भी एसिडिक या बेसिक कंपाउंड अपना बिहेवियर नहीं शो करते हैं। तो इसको सॉल्वेंट जब डालेंगे तो क्या कर लेगा, ये बन जाता है। अभी हम लोग बात किए थे इसमें BOH, OH, यहां से OH, H, इस पे चार्ज क्या आता है, प्लस, इस पे चार्ज क्या आता है, माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा माइनस आ जाता है। ये प्लस चार्ज को अपना खत्म करना चाहता है, H+ को यहां से फायर कर देता है, H+ को फायर कर देता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, H+ को फायर करता है और बन जाता है BOH माइनस और H+ को फायर किया तो लगता है कि ये प्रोटोनिक एसिड है, लेकिन ये प्रोटोन अपना खुद का नहीं देता है, किसका प्रोटोन देता है, वह H+ का प्रोटोन देता है। इसीलिए इसको नॉन प्रोटोनिक, प्रोटोन किसका देता है, वो वाटर का देता है, इसलिए वो अपना प्रोटोन डोनेट नहीं करता, वाटर सॉल्वेंट का प्रोटोन डोनेट करता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि बोरिक एसिड इज नॉट एबल टू रिलीज H+ आयन ऑन इट्स ओन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर, सही ऑप्शन है। तो 97 का जो आंसर होगा वो 2 होगा, 97 का आंसर होगा वो सेकंड होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।